देखिए, इंग्लिश ग्रामर अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको ये समझ में कभी नहीं आएगा कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे किया जाता है, कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म्स लगती है, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहाँ रहता है, ये आप कभी सीख नहीं पाओगे। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बात रही डेली यूज सेंटेंसेस की, तो गाइस नॉर्मल डेली यूज सेंटेंसेस आप कभी याद मत करो। आप याद करो डेली यूज सेंटेंसेस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के जरिए। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के थ्रू याद करते हो डेली यूज सेंटेंसेस, तो आप एक सेंटेंसेस की तरह कई सारे सेंटेंसेस आप बना पाओगे। इसीलिए आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के जरिए ही आपको इंग्लिश डेली यूज सेंटेंसेस याद करने चाहिए। वैसे मैंने दो कोर्सेज लेकर आ चुकी हूँ, एक हमारा 15 डेज का कोर्स है, एक हमारा 10 डेज का कोर्स है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। आप पॉडकास्ट में देखोगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वो कोर्सेज को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। आज मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। सेंटेंसेस में जो आप यूज करते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होते क्या है, इसे हम डीप में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्यों यूज किए जाते हैं, वर्ब क्यों यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों यूज किए जाते हैं, ये होते क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब चीज कवर करवा दूं तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। आज मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगी। ये सब्जेक्ट देखने में बहुत छोटा सा है ना, काफी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, मुझे आता है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो क्या सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही हमारे सब्जेक्ट होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट और थोड़ा बहुत वर्ब की भी नॉलेज दे दूंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्ब की भी नॉलेज दे दूंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखा दिख रहा होगा, रोहन इज माई फ्रेंड, ही स्टडीज वेरी वेल, ही हेल्प्स एवरीवन, रीडिंग नॉवेल्स इज हिज हॉबी। मतलब रोहन मेरा दोस्त है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, वो सभी की मदद करता है। ही रीडिंग नॉवेल्स इन हिज हॉबी, मतलब नॉवेल्स पढ़ना उसकी हॉबी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आप बता दोगे? आप थोड़ा बहुत जानते होगे क्योंकि आपने ग्रामर सीखा है। तो आप बोलोगे रोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, एंड माय फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, ये आप जरा ध्यान दीजिए। वर्ब को ध्यान दीजिएगा। वर्ब, अब वर्ब कितने टाइप के होते हैं? वर्ब तो 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो उससे कोई जरूरत, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों है तो वर्ब ही ना। तो वर्ब के पहले जो आता है वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। बस यही आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब के पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो आते हैं वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आपको इस दिख रहा है, ये इज के पहले आया है रोहन, यानी कि रोहन हो गया सब्जेक्ट। इज के बाद आया है माय फ्रेंड, यानी कि माय फ्रेंड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, इसी तरह से ही स्टडीज वेरी वेल में अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे? आपने ये तो देख लिया कि इज में हमारा सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इस सेंटेंसेस में वर्ब क्या है? तो वर्ब है हमारा स्टडीज। मैंने बोला वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब भी तो वर्ब ही होता है ना। तो वर्ब के पहले आया है ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के बाद आया है वेरी वेल, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। उसी तरह से इसमें भी वही चीज है और इसमें भी वही चीज है। हम आगे देखेंगे। अब हम ये जानते हैं कि ये सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं, ये तो आप सभी को पता है ना। तो पहले हम नाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन को भी इग्नोर करते हैं, प्रोनाउन अभी मैं नीचे बताऊंगी। ठीक है, तो पहले नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, ऐसे सब नाउन होते हैं ना। जैसे कि वुमन, मैंने बोला वुमन, वुमन हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर मैं इसका प्लूरल नाउन बताऊं तो क्या हो जाएगा? वुमेन, वुमन, वुमन, वुमेन। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने डे फर्स्ट में मैंने प्रोनाउंसिएशन पे ही क्लास रखी है, तो वो जरूर देखिएगा अगर आपकी कंफ्यूजन होती है तो। अगर मैं सिंगुलर बात करूँ तो बॉय हो जाएगा, अगर बॉय का प्लूरल बनाऊं तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। अगर मैं बुक का सिंगुलर बोलूँ तो बुक रहेगा, अगर प्लूरल बोलूँ तो एस लग जाएगा। जनरली सिंगुलर और प्लूरल में एस और एस लगता है,
लेकिन कई सारे ऐसे हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फादर, फादर हमारे सिंगुलर है, अगर इसका प्लूरल बनाओगे यानी कि फादर मदर एक में आपने जोड़ दिया, प्लूरल है यानी कि ज्यादा हो गए, फादर मदर सबको आपने ज्वाइन कर लिया यानी कि पेरेंट्स बन गए वो, ठीक है। राम अकेला एक सिंगल व्यक्ति है यानी कि सिंगुलर नाउन है, अगर आप इसे प्लूरल बनाना चाहते हो तो राम के साथ और एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो प्लूरल बन जाएगा ना, तो राम एंड रवि हो गया, प्लूरल हो गया। तो ऐसे वर्ड्स जिन जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, मैन हो गया, वुमन हो गया, फादर, राम, टूथ, ये सब जो होता है ना, ये सब चेंज हो जाते हैं, प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। बाकी ये ध्यान दीजिएगा प्लूरल में एस और यस ही लगते हैं, ओके। तो ये तो मैंने बता दिया कि नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ये नाउन आपका एक तरह से सब्जेक्ट होता है, तो ये सारे हमारे एक तरह से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये प्रोनाउन के रूप में भी रह सकता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में भी रह सकता है। प्रोनाउन मतलब जिसके, देखिए अगर मैं डीप में प्रोनाउन आपको क्लियर करवाने जाऊं तो होता है एक हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो बहुत सारे हमारे 5 प्रोनाउंस के टाइप हो जाएंगे। तो मैं उतना डीप में आपको नहीं लेके जा रही हूँ अभी, ठीक है, हम अभी बेसिक चीजें को कवर कर रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट, हम तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का कैसे यूज करना है, यानी कि हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि आप इंग्लिश जब बोलने की शुरुआत करोगे ना, आप जब सेंटेंसेस को फ्रेम करोगे ना, तो ये आपको बहुत काम आएंगे, इसके बिना आप शुरुआत नहीं कर पाओगे। ये क्लासेस में आपको जो चीज़ करवाया जाएगा, आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करवाया जा रहा है, इससे आप इंग्लिश को समझ सकते हो कि आखिर इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि वो होते हैं आई। सिर्फ ऐसा एक ही सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होते हैं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई। आप मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलना, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। और अगर जिन्हें नहीं पता है तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल की बात करो तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो जाता है हमारा वी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है तो आप बोलोगे आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, इसे अलग साउंड मत निकालिएगा, इसका प्लूरल क्या साउंड होता है, इसके प्लूरल, ये इसका साउंड होता है, तो इसे अच्छे से बोलिएगा, प्लूरल, ओके। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर कोई आपसे पूछता है क्या होता है तो आप वी बताइएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर की बात करो तो सेकंड पर्सन सिंगुलर वैसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर प्लूरल की बात करो तो यू होता है, अगर आप चाहो तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी आप यू का जिक्र कर सकते हो, लेकिन जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम अंडरस्टूड है। अगर देखिए ये कैसे सेकंड पर्सन जो यू है, ये प्लूरल में कैसे साउंड करते हो, सिंगुलर में कैसे साउंड करते हैं। जैसे अगर हमें आगे वाले पर्सन को कहना होता है कि उठो, यानी कि एक ही व्यक्ति वहां पर आप उसे बोल रहे हो उठो, तो हम वहां पर हम एक पर्सन को बोल रहे कि तुम बहुत अच्छे हो, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। तो हम एक ही लड़के की बात कर रहे, फिर भी हम यू का बोल रहे हैं। ये अगर हम सबकी बात करें कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, तो भी हम बोलेंगे यू आर गुड। यानी कि अगर आप प्लूरल की बात करते हो, सिंगुलर की बात करते हो, दोनों ही लगते हैं यू, और यू के साथ आर लगते हैं जो कि प्लूरल के साथ लगते हैं, इसीलिए हम इसे प्लूरल में ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है और अगर आपसे कोई बोलता है कि सेकंड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो आप समझ जाना कि वो यू की ही बात कर रहे हैं, और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन देखिए, ये तो बहुत ज्यादा काम आते हैं, हर टीचर ये बात करते हैं, मैं भी यही अपने ग्रामर में बताती हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या हो सकते हैं, एक होता है ही, शी, इट, दिस, ये भी थर्ड पर्सन, दिस, दैट, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। इसे आप प्लूरल में काउंट मत कीजिएगा, ये भी सिंगल थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस या फिर
सिंगुलर नाउन। ये सारे के साथ ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपसे कोई पूछता है थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, तो आप बोलोगे ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन। ओके। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना दे, these, this, these, ओके, दोज, या प्लूरल नाउन, ओके, या प्लूरल नाउन। ये सब हमारे हो जाते थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगुलर क्या है, टोटल सिंगुलर क्या है, तो ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे सिंगुलर हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लूरल क्या है, तो ये सभी आपको दिख रहा है, ये सभी आपके प्लूरल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये है। अगर आपसे पूछता है थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, यानी कि थर्ड पर्सन का प्लूरल ये है और सिंगुलर ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा काम आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी सिंगुलर प्लूरल देखा, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि वो हम सब्जेक्टिव पार्ट कर रहे थे ना, वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। ये हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हम देख रहे थे तो वो क्या था हमारा, आई। आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है मी। ठीक है, और प्लूरल क्या था, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या था, वी का क्या हो जाता है, अस। ओके, सेकेंड पर्सन अगर बात करो तो सिंगुलर तो हम नहीं देखेंगे, प्लूरल यू। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट करोगे ना तो भी यू ही रहेगा, सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव पार्ट ये है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पार्ट करोगे तो सब्जेक्टिव पार्ट ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और इट का इट्स होता है। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्टिव पार्ट्स करोगे, सब्जेक्टिव पार्ट करोगे तो वो हो जाता है दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट आई, उसका ऑब्जेक्टिव मी, वी, अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स, दे का देम। ये मैंने आपको सेकेंड क्लास में मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस याद होगा आप लोगों को, वो उसमें मैंने ये चीज आपको कवर करवाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस है। मैं एक टीचर हूँ, वह मुझे जानता है, वह हमें नहीं बुलाया, उसने हमें नहीं बुलाया। क्या आप उन्हें जानते हो, वह क्रिकेट खेलता है, वह आपको बुला रही है, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो ये हम बाद में फ्रेम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब लगाने हैं। तो ये हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। पहले हम आगे देख लेते हैं कि आगे हम क्या सीखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं, और ये सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। हम लोगों ने दोनों चीज कवर कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं? नहीं, सब्जेक्ट आपका और कैसे हो सकता है, वो जिरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, वो इन्फिनेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में तो हो ही सकता है, यानी कि किसी का नाम हो सकता है, ही, शी, इट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करो जिरेंट, तो जिरेंट फॉर्म में भी हमारा वर्ब का, जिरेंट फॉर्म में भी हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और इन्फिनेटिव रूप में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जिरेंट फॉर्म क्या कहलाता है? वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसमें आईएनजी यूज कर देते हैं, वो हमारा जिरेंट फॉर्म कहलाता है। और इन्फिनेटिव क्या कहलाता है? 2 + V1 होता है, वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी। तो यहाँ पर जो रीडिंग आपने यूज किया है, ये आपका क्या है? ये आपका जिरेंट है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जिरेंट है। तो ये तो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है ना, यानी कि सब्जेक्ट आपका जो है, एक मिनट, सब्जेक्ट जो आपका है वो जिरेंट फॉर्म में भी हो सकता है। रीडिंग नॉवेल्स इज माय हॉबी, यानी कि मतलब हॉबी मेरी रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म से आपने यूज किया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका जिरेंट फॉर्म कहलाता है, और जिरेंट फॉर्म आपने एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। तो सब्जेक्ट आपका जिरेंट भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तो आप ये सेंटेंसेस बोलो या ये सेंटेंस बोलो, दोनों एक ही बात है।
या तो आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहले लगाओ या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। टू रीड नॉवेल्स इज माई हॉबी, मतलब नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करो या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव। इसको क्या कहते हैं हम? इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट आपका कितना तरह से हो सकता है, एक मिनट, सब्जेक्ट आपका कितना तरह से हो सकता है? सब्जेक्ट आपका 4 तरह से हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनेटिव। ये 4 टाइप के आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि ये नाउन और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, जिरंड और इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे टू रीड नॉवेल्स इज माई हॉबी, ओके। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आपने वॉकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया, यानी कि जिरंड फॉर्म आपने यूज किया एज अ सब्जेक्ट के रूप में। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब इसका मतलब भी वही हुआ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर वॉकिंग की जगह हमने टू वॉक का यूज कर दिया इन्फिनेटिव फॉर्म में, ओके। यानी कि आपका यहाँ पर कुल मिलाकर आपने ये सीखा कि सब्जेक्ट आपका 4 टाइप से हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड एंड इन्फिनेटिव, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, जो कि इन्फिनेटिव और जिरंड फॉर्म की हेल्प लेकर ये सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो ये भी हम लास्ट में करेंगे। पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगते हैं, ओके। तो देखिए, आगे देखिए। अब बात करते हैं ये जो मेन वर्ब होते हैं। अब वर्ब की मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। तो मेन वर्ब की बात करो, मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब यानी कि जो आप फिजिकली एक्टिविटीज करते हो, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सोचना, रोना, धोना, ये सभी जो आप फिजिकली करते हो। रोते हो यानी कि फिजिकली रोते हो, धोते हो, कपड़ा वगैरह धोते हो यानी कि फिजिकली कोई काम करते हो, दौड़ते हो, चलते हो, सोते हो, उठते हो, सब हम फिजिकली कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे वो हमारे कहलाते हैं मेन वर्ब, ठीक है। प्ले, गो, कम, रीड, स्टडी, थिंक, कॉल, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। अब ये जो वर्ब होते हैं ये तो 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था, एक मेन वर्ब होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट। एक मेन वर्ब हो गए और एक हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो मेन वर्ब की तो बात मैंने बता दिया कि जो फिजिकली एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब से ही ऑक्सिलरी वर्ब का निर्माण होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से निकला है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से निकला है मॉडल वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि बी, डू, हैव। बी, डू, हैव में ही सारे हेल्पिंग वर्ब छुपे रहते हैं, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, यानी कि किसी की स्टेट ऑफ बीइंग जब आप बताओगे तब वहां पर बी का यूज करोगे। जैसे कि मैं खुश हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ। मुझसे कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम आप हिंदी यूज मत किया करो, हम पाकिस्तान से हैं, या फिर आप कोई सा सिटी से हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। अब काफी लोग मैं पाकिस्तान वर्ड यूज कि ना कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट को भी रीड कर मतलब पढ़ाती हूँ, तो कई सारे लोगों की ये कमेंट आती है कि मैम आप पाकिस्तान वाले लोगों को पढ़ाते हो, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। तो गाइस, वो भी तो स्टूडेंट ही है, वो भी तो पढ़ने ही आए हैं, आप सभी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। अगर यहाँ पर आप सेंटेंसेस को देखें, मैं यहाँ ट्रांसलेट करने नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। मैं खुश हूँ यानी कि यहाँ पे हम अपने स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं। तो जब भी आप स्टेट ऑफ बीइंग को शो करो, मैं खुश हूँ, मैं खुश थी, मैं खुश होंगी, यानी कि आप मतलब कुछ आपका स्टेट ऑफ, पहले आप दुखी थे अब आप खुश होंगे, यानी कि स्टेट ऑफ चेंज हो रहा, अपनी अवस्था को आप बता रहे हो। तो जब भी आप अपने अवस्था को बताओगे वहां पर बी का यूज होता है। तो हम इसे क्या ऐसे बताएं, मैं होना के लिए हम बी का यूज करेंगे और खुश के लिए हैप्पी, आई बी हैप्पी, आई बी हैप्पी ऐसे यूज करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आई बी हैप्पी कोई वर्ड ही नहीं होता है, हर जगह हम बी का यूज नहीं कर सकते, सेंटेंसेस रॉन्ग हो सकते हैं और सेंटेंसेस मीनिंगफुल लगेंगे भी नहीं, ठीक है। इसीलिए बी ने हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए जो होते हैं इज एम आर,
वॉज, वर, विल, ये सब का ओरिजिन अगर आपसे पूछते हैं, कोई अगर आपसे पूछता है इज एम आर, वॉज, वर, विल, ये सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो आप बताना कि उन सब का ओरिजिन बी से हुआ है। हम हर जगह बी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बी ने अपनी जगह इज एम आर, वॉज, वर, विल का यूज़ बताया है। ओके तो यहाँ पे अगर मैं खुश हूँ, अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, स्टेट अपनी अवस्था को शो कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, बी का प्रेजेंट फॉर्म अगर रहेगा तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम वहाँ पे लगाएंगे इज एम आर। प्रेजेंट में इज एम आर लगाएंगे। अगर इसका पास्ट फॉर्म अगर आप बनाते हो, इसका पास्ट में क्या लगाएंगे, इसका पास्ट में हम लगाएंगे वॉज, वर। और फ्यूचर में क्या लगाएंगे, फ्यूचर में लगाएंगे विल, और विल के साथ आप बी लगा सकते हो। ठीक है, विल के साथ हम बी लगा देते हैं फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए, वो सही है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट की ये दिक्कत आती है कि मैम सिर्फ इज एम आर से काम नहीं चलता, इतना क्या इज एम आर, वॉज, वर, विल बी। तो गाइस इज एम आर, विल बी, वॉज, वर, विल बी का काम क्या होता है, आपके समय को बताने का। अगर आप सब जगह इज एम आर लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बी ने, ये जो बी वर्ड है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर इज एम आर, वॉज, वर, विल बी का यूज बताया है। इसने टाइम को भी इस पे मेंशन किया है, यानी कि जिस भी सेंटेंस में आप इज एम आर देख लेते हो, आप समझ जाना कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, और जिस भी सेंटेंसेस में आप वॉज, वर देख लेते हो, यानी कि आप समझ जाना कि वो पास्ट का है, और जिस भी सेंटेंसेस में आप विल भी देख लेते हो, यानी कि आप समझ जाना कि वो फ्यूचर का है। ओके तो बी ने बहुत ही सोच समझकर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स का निर्माण किया है। अब आ जाते हैं डू में। डू जैसे बी के फॉर्म्स होते हैं, वैसे डू के भी फॉर्म्स होते हैं। डू का मतलब होता है करना। इसका मतलब ये नहीं कि डू का यूज हम कहीं नहीं कर सकते, डू का यूज होता है, जैसे बी का यूज नहीं होता है ना, बी का यूज हम एज इट इज नहीं कर सकते। विल के साथ, बी के साथ विल का यूज हुआ है, विल बी यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन डू का यूज हम एज इट इज कर सकते हैं। डू का मतलब करना होता है। अगर आप प्रेजेंट में यूज करोगे तो डू या डज, दोनों में से किसी एक का यूज करना होगा। अब किसके साथ डू लगते हैं, किसके साथ डज लगते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर डू ने प्रेजेंट फॉर्म में क्या दिया है, डू और डज दिया है, और पास्ट में क्या दिया है, पास्ट में दिया है डिड, और फ्यूचर में क्या दिया है, फ्यूचर में दिया है विल डू, विल डू, विल के साथ डू। ओके तो ये अपने साथ वो अपना हेल्पिंग वर्ब्स को निकाला। अब हैव की बात करते हैं। हैव प्रेजेंट में क्या दिया, जैसे बी और डू ने निर्माण किया है इज एम आर, वॉज, वर, डू, डज का, वैसे हैव ने भी किया है। तो हैव का मतलब होता है चुका होना, या इसके और एक मीनिंग होता है पास होना। पास कोई चीज होती है, यानी कि पोजीशन होती है, अधिकार होती है, उसमें भी हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो हैव का जो है उसके साथ हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में हैज या हैव, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। हैव भी होता है और हैज भी होता है, ठीक है। अगर आप पास्ट में देखोगे तो पास्ट में आपको सिर्फ हैड का यूज करना है, और फ्यूचर में आपको यूज करना है विल हैव का, ठीक है। तो ये बी, डू, हैव से ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स निकले रहते हैं, यानी कि सारे हेल्पिंग वर्ब्स तो आपको इसी में दिख जाएंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स के एक टाइप हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हमने यहाँ पर सीख लिया, और हेल्पिंग वर्ब के और एक टाइप होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब, उसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब। जैसे मॉडल वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड। अब इसके हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताते चलती हूँ, ठीक है। कैन का अगर हिंदी मीनिंग आप देखने जाओ, इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ ताकि सभी लोग समझोगे। कैन का अगर देखने जाओ तो कैन का होता है सकता है, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता है। कुड का मतलब होता है सकता था, कुड का मतलब होता है सकता था। शुड का होता है चाहिए, मतलब कोई काम करना चाहिए। यहाँ पर एक्शन होगा, यहाँ पर सारे मॉडल्स आपको जितने दिख रहे हैं ना, सभी में एक्शन होते हैं, ठीक है। विदाउट एक्शन कोई मॉडल वर्ब वर्क नहीं करता है। अगर वुड की बात करें तो वुड का यूज किया जाता है गागेगी वाले सेंटेंस में, गागेगी। अब आप बोलोगे मैम विल के लिए भी तो गागेगी लगता है, तो गाइस विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, बट वुड का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट के सिचुएशन के लिए करते हैं। वो सब हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मस्ट की बात करो तो मस्ट का तो कुछ भी हिंदी मीनिंग हो सकता है, चाहिए भी हो जाएगा।
मतलब इसमें आपका जो सेंटेंस रहेगा मस्ट में वो ज़रूर चाहिए, ज़रूर करके सेंटेंस आएगा कि आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको समय पर आपको इंग्लिश ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, मे की बात करो तो मे का हिंदी मीनिंग होता है सकता, सकता है। जैसे कैन का मतलब होता है वैसे मे का भी मतलब होता है। तो मे की पॉसिबिलिटी 50% होती है और कैन की पॉसिबिलिटी आप 90% सोच सकते हो, ठीक है। यानी कि कैन की पॉसिबिलिटी हाई होती है और मे की पॉसिबिलिटी 50%। वह जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है, 50% की पॉसिबिलिटी है। अब माइट का मतलब भी होता है सकता है, सकता है, सकता था, कुछ भी आप हिंदी मीनिंग निकाल लो। और इसकी जो पॉसिबिलिटी शो करती है माइट की, वो 10 to 20%, यानी कि बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडल वर्ब में सबसे लेस पॉसिबिलिटी किसकी होती है, तो आप बता सकते हो कि माइट की होती है। शैल होता है, यानी कि किसी को अनुमति परमिशन करनी हो तो वहां पर आप शैल का यूज कर सकते हो। शैल पहले हम इसे टेंसेस में यूज करते थे, बट अब टेंसेस में नहीं यूज होता है मॉडल वर्ब। आप याद रखिएगा, ये जो शैल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब में यूज होते हैं मूड को शो करने के लिए। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का यूज नहीं किया जाता है, टेंसेस में यूज नहीं किया जाता है। टेंसेस में सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जाता है, शैल का यूज नहीं होता है। ये आप एकदम गांठ बांध लो। ओके, और क्या होता है और टू यानी कि चाहिए ही होता है, मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिकता बात बताने के लिए। इज एम आर टू यानी कि इच्छा से कोई काम करना है। वॉज वर टू यानी कि इच्छा से कोई काम करना था। हैज हैव हैड टू यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करना है, नेसेसरी है, कंपल्सन है। और हैड टू यानी कि पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना है, कंपल्सन है, नेसेसरी है। ओके, और विल हैव टू यानी कि फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर लिया कि मॉडल वर्ब ये सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमी मॉडल वर्ब क्या होते हैं, सेमी या सेमाई भी इसे बोला जाता है, ठीक है, दो अमेरिकन और ब्रिटिश में अलग अलग बोला जाता है। तो सेमी मॉडल वर्ब क्या होते हैं आप बता सकते हो मुझे, जिसे हम या तो उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं और या तो हम उसे मॉडल के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि वो किसी चीज में भी रूप हो सकता है, मतलब किसी तरह से भी वो यूज किया जा सकता है। उसके वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैन जो है, ठीक है, यहाँ पर कैन है। अगर आप पास्ट की बात करो तो यहाँ पर कैंड का यूज मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कैन आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई इसके फॉर्म्स ही नहीं होते, सब में कैन का ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नीड की तो ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है नीडेड। अगर हम बात करें डेयर की तो ये भी चेंज हो जाता है, ये हो जाता है डेयर। अगर हम बात करें यूज्ड टू की तो यूज्ड टू भी चेंज हो जाता है, यूज्ड टू भी, ये यूज है ना, ये यूज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डी आपने लगा दिया यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। मतलब पास्ट में ये यूज होता है, ये हमेशा पास्ट में यूज होता है। आप जानते होंगे पास्ट की हैबिट को शो करते हैं, यानी कि इसे पास्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है। यानी कि हमारे 3 सेमी मॉडल वर्ब क्या क्या हो गए, हमारे 3 सेमी मॉडल हो गए। एक तो हमारा हो गया यूज टू, सेकेंड हो गया हमारा नीड एंड थर्ड हो गया हमारा डेयर। ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब है जिसे हम सेमी मॉडल कहते हैं, यानी कि इसका यूज, इसमें फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, इसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज किया जाता है। तो इतना दूर तक क्लियर है ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने देखा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने देखा, इसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है, ये कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं इज, ठीक है। इज का यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे साथ कमेंट में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। इज का यूज किया जाता है ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी कि इसे कुल मिलाकर इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सभी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, यानी कि सिंगुलर नाउन, उन सभी को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहते हैं। एम, अगर आपसे कोई पूछता है कि एम का यूज कहाँ किया जाता है,
तो ये तो काफ़ी स्टूडेंट को पता है, हर स्टूडेंट को पता होगा एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता। अगर आपसे कोई पूछता है यू का यूज़ कहाँ किया, आर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? आर का यूज़ किया जाता है यू, वी, दे या दिस, दीज, ओके, दीज, दोज, या अगर आप इसे कह सकते हो प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं आर का, ओके। वॉज का यूज़ किसके साथ किया जाता है? तो गाइस अब बता देना सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ये मत बताना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। आप सिर्फ इतना बताना कि ये सिंगुलर के साथ किया जाता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इससे पहले इरेज कर देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला वॉज का यूज़ कहाँ किया जाता है, आप ये मत बोलेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, आप ये बोलेगा कि सारे सिंगुलर के साथ किया जाता है, मतलब जितने सिंगुलर है ना, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन जितने भी है ना, सभी के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, टोटल सिंगुलर के साथ, ओके। यानी कि यहाँ पर वॉज का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? सभी सिंगुलर के साथ करेंगे, यानी कि आई हो गया, ही हो गया, एक मिनट, शी, इट या दिस, दैट सभी होते हैं, ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ यूज़ किया जाता है वॉज का, ओके। वर का यूज़ किया जाता है सारे प्लूरल के साथ, जितने प्लूरल होते हैं। प्लूरल क्या क्या होते हैं? वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन, सभी के साथ किया जाता है वर का यूज़, प्लूरल नाउन, ओके। हैज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है? हैज़ का यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ओके। तो मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर ये लिख दे रही हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आप समझ जाओगे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। मैंने पूरा सिंगुलर नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं, यानी कि इनके साथ, ओके। अगर आपसे कोई पूछता है कि हैव का यूज़ किया किस में किया जाता है, तो आप बोलना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल यानी कि वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ओके। हैड का यूज़ कहाँ किया जाता है? ऑल सब्जेक्ट। हैड का यूज़ सारे सब्जेक्ट, जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ किया जाता है। विल का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि विल का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि विद ऑल सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि डू का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? डू का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सारे प्लूरल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और सारे प्लूरल, यानी कि वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ओके। डज का यूज़ किया जाता है ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ओके। डिड का यूज़ कहाँ किया जाता है? विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, विद ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ओके। तो ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए जो सेंटेंस लिख रखा है उसे पहले हम लोग फ्रेम कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को और अच्छे से नॉलेज हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ये तो पता चल गया ना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब लगती है। जैसे फर्स्ट टाइम मैं एक टीचर हूँ, अगर हम इसे फ्रेम करते हैं तो हमारा ये सेंटेंस कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट पार्ट भी लिया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लिया है, ओके। तो मैं एक टीचर हूँ, अगर आपको ये कहना होगा तो आप बोलोगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ओके। अगर आपको कहना है वह मुझे जानता है, तो यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर बोलिए, वह मुझे जानता है, तो यहाँ जो मुझे आपने यूज़ किया ना, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गए। वह यानी कि किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे वह मुझे जानता है, ही नोस
मी, सॉरी नोज, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो यहाँ पे आपने जो मी का यूज किया है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, यहाँ पे मुझे यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने हमें नहीं बुलाया, हमें है, ठीक है। तो हम बोलेंगे he didn't call us, तो यहाँ पे जो आपने यूज किया us, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्या आप उन्हें जानते हो, क्या आप उन्हें जानते हो, तो आप क्या बोलोगे, डू यू नो हिम, डू यू नो देम, क्या आप उन्हें जानते हो, डू यू नो देम। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक सब्जेक्ट का यूज किया गया, एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। यहाँ पर जो यू है ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो देम है ये हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है, ओके। नेक्स्ट है वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो हम बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है, तो आप बता सकते हो, जी बिल्कुल बता सकते हो। आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जो वर्ब होता है उसके पहले आने वाला होता है सब्जेक्ट पार्ट, उसके बाद आने वाला हो जाए ऑब्जेक्टिव पार्ट। यानी कि ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेस हमारा वर्ब है, एंड क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। तो हम लोगों ने यही तो आज की इस वीडियो में सीखा है कि सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, ठीक है। वह आपको बुला रही है, वह आपको बुला रही है, तो हम बोलेंगे शी इज कॉलिंग यू, शी इज कॉलिंग यू, वह आपको बुला रही है। तो यहाँ भी दो का यूज किया गया है, यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट पार्ट है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट पार्ट है, ओके। मैं उससे बात नहीं करती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट टॉक टू हिम। मैं उसे नहीं जानती हूँ, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, आई डोंट टॉक टू हिम, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये मैंने अभी बताया नहीं कि यहाँ पर कौन से टेंसेस लगे हैं, कौन से ग्रामर रूल लगे हैं, मैंने ये नहीं बताया। मैंने बस इतना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं और ऑब्जेक्टिव पार्ट कहाँ लगते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट कहाँ लगते हैं, बस मैं आपको ये चीज़ कवर करवा रही थी। बाकी ग्रामर रूल तो हम आगे सीखने ही वाले हैं, ये बस हम लोगों ने थोड़ी प्रैक्टिस करके देख लिया, ओके। चलिए अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि जिरंड फॉर्म में भी हमारा जो है सब्जेक्ट आता है ना, जिरंड फॉर्म में भी आता है। तो हम वही सीखने वाले कि जिरंड फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में कैसे आते हैं। हम जिरंड फॉर्म में भी यूज करेंगे, इन्फिनेटिव फॉर्म में भी यूज करेंगे, ठीक है। दोनों के सेंटेंसेस सिमिलर बनते हैं, मतलब दोनों एक ही जैसे ही होते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, बट आप कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हो या 2+B1 भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे धूमपान, यहाँ पर धूमपान होगा, ठीक है, धूमपान करना, ओके। धूमपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, धूमपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर इसे आप फ्रेम करोगे तो आप कैसे बोलोगे, तो यहाँ पे पहले एक्शन जो हो रहा है उसे हम देखेंगे, ठीक है। क्या एक्शन हो रहा है, धूमपान करने का एक्शन हो रहा है, यानी कि स्मोकिंग है ना। तो हम बोलेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बता दोगे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले आया हुआ सब्जेक्ट, यानी कि स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है प्रतिदिन कम से कम 7 घंटा सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, प्रतिदिन 7 घंटा सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या चीज काम हो रहा है, सोने का एक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टू स्लीप का भी तो यूज कर सकते हैं, स्लीपिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपिंग हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर टू स्लीप का भी यूज कर सकते हैं, ओके। टू स्लीप का भी यूज कर सकते हैं, हम बोलेंगे टू स्लीप एट लीस्ट 7 hours per day,
इज नेसेसरी मतलब आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है। नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब प्रतिदिन 7 घंटा सोना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। टू स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स अ डे इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ओके, नेक्स्ट है शराब पीना बुरी लत है। तो ये शराब पीना यानी कि ड्रिंकिंग हो सकता है, हमारा ड्रिंकिंग यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाइन इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट मतलब शराब पीना बुरी लत है। ड्रिंकिंग वाइन इज अ बैड हैबिट। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना समय की मांग है। आजकल सभी को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो आजकल धारा प्रवाह मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना समय की मांग है। इसे अगर आपको फ्रेम करना तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना स्पीकिंग, स्पीकिंग या टू स्पीक भी यूज कर सकते थे, ठीक है। स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज डिमांड ऑफ द टाइम, ऑफ द टाइम मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना समय की मांग है। स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज डिमांड ऑफ द टाइम। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा। आप टू रन का भी यूज कर सकते हो या रनिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हो, एज योर विश। ओके, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए चैट सेक्शन में आप लोग देते हो तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती हूँ। ओके, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आप इसे मतलब इसे आप फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ताकि अगर कुछ रॉन्ग होते हैं तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी, अगर सही होता है तो मैं सही भी बता दूंगी। ओके, तो आज की क्लास हमारी बस यहीं तक रही है। हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर? हम लोगों ने ये सीखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, आप लोगों के लिए कैसे यूजफुल रही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड जितने भी रिलेटिव से कम एटलीस्ट 3 पीपल्स को भी तो सेंड कीजिए, ताकि उनसे कहिए कि वो आगे शेयर करें। इस तरीके से आगे शेयर करते जाएंगे तो हमारी जो ये वीडियो है, जो पेड कोर्सेज में आप 699 या फिर 999 के कोर्स को आप परचेज करते हो, वो सारी कोर्सेज, वो सारी फैसिलिटीज़ मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस दूंगी, वो भी फ्री दूंगी। PDF आपको पर डे मिल जाती है, ठीक है। डे सेकेंड का तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, नोट्स भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा टेलीग्राम पर। उस नोट्स को आप लोगों को मतलब उसे फ्रेम करना है, उसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है जो मैंने डे सेकेंड में करवाया था, तो वो मैंने आपको होमवर्क के जरिए, होमवर्क के लिए मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। उसे फ्रेम करके आप मुझे कमेंट में आके उसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर डे की आपको नोट्स में मिल जाएगी, बीच बीच में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, कुछ सीख जाए तो फिर मैं आप लोगों का लाइव टेस्ट भी लूँगी। ओके, तो ये क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।